हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, द सेकंड चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी क्लास 12। और हम यहाँ पर इसके लास्ट पार्ट असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। और जब हम असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि पर्सनैलिटी असेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है। ये किसी इंसान के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा फॉर्मल एफर्ट होता है जिसके थ्रू हम एक पर्सन के यूनिक पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ये इवैल्यूएशन और डिफरेंशिएशन में काम आता है, जिससे कि हम लोगों को अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स के बेसिस पर दो लोगों को आपस में डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि भई एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग किस-किस ट्रेड के बेसिस पर है। फिर यहाँ पर बात आती है गोल, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ द बिहेवियर। मतलब कहने का ये है कि हम किसी व्यक्ति के फ्यूचर बिहेवियर को एक्यूरेटली या फिर कम से कम मिनिमल मिस्टेक से ये आइडेंटिफाई कर पाएँ, प्रेडिक्ट कर पाएँ कि ये पर्सन कैसा व्यवहार करेगा फ्यूचर में जाकर के। फिर बात आती है कि ये एक्चुअल में पर्पस क्या है इसका, कि हम पर्सनैलिटी टेस्ट करते क्यों हैं? ताकि हम डायग्नोसिस बना पाएँ, जॉब प्लेसमेंट में हमें हेल्प मिल पाए कि भई किसी पर्सन का बिहेवियर कैसा है और वो किस टाइप के एरिया में, किस टाइप की सिचुएशन में ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा। गाइडेंस के लिए भी ऑब्वियसली हम उसमें हेल्प ले सकते हैं। फिर यहाँ बात आती है कि जी, अगर हमें पर्सनैलिटी को असेस करना है तो किस-किस टाइप के टेक्निक्स साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो कि स्टैंडर्डाइज होते हैं हमारे ट्रेड्स और एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, मतलब ऐसे क्वेश्चनेयर से सर्वे जिसको एक पर्सन खुद से रिपोर्टिंग करता है। फिर बात आती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का मतलब ऐसे टेस्ट जिनके अंदर हमारे सामने एक ऐसा एम्बिगुअस स्टिमुलाई होता है, मतलब अनक्लियर स्टिमुलाई होता है जिस पे हमें रिस्पॉन्ड करना होता है और फिर बाद में उसका रिस्पॉन्स एनालाइज किया जाता है। फिर आता है बिहेवियरल एनालिसिस। देखिए यहाँ पे कुछ-कुछ आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकते हैं, जो सो जस्ट इग्नोर देम, राइट? तो यहाँ पे बिहेवियर एनालिसिस की बात हो रही है, मतलब ये कि हमारा बिहेवियर जैसा दिख रहा है, तो उसे ऑब्जर्व करके, रिकॉर्ड करके अलग-अलग सिचुएशन में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति का बिहेवियर जो है किस टाइप का रहता होगा इन जनरल। फिर बात आती है सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट की, जहाँ पे हम 3 टेस्ट की बात करेंगे, एमएमपीआई, ईपीक्यू एंड 16 पीएफ। एमएमपीआई जिसकी फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। क्या है ये? मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, मतलब कि पर्सनैलिटी को मल्टी फेजेस में आइडेंटिफाई किया जाता है यहाँ पे, ठीक है? इसको डेवलप किया था हैथवे एंड मैकिनले ने, और जिसको सबसे पहले हम साइकियाट्रिक डायग्नोसिस के लिए यूज करते थे, लेकिन बाद में इसका एप्लीकेशन साइकोपैथोलॉजी के अलग-अलग एरियाज को भी फाइंड आउट करने के लिए किया गया है, जैसे कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, मैस्कुलिनिटी एटसेट्रा। फिर इसका फॉर्मेट क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पर इसमें क्वेश्चंस होते हैं और काफी एक्सटेंसिव ये इन्वेंटरी होती है, मतलब काफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। फिर है ईपीक्यू, यानी आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर। अब आइजेंक ने इसके अंदर सबसे पहले 2 डायमेंशंस दिए थे। पहला था हमारे इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन को फाइंड आउट करने के लिए, कि मतलब कोई व्यक्ति कितना इंट्रोवर्ट है या फिर कितना एक्सट्रोवर्ट है। दूसरा डायमेंशन था हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो मतलब कि अगर कोई इमोशनली स्टेबल है तो उसके अंदर स्कोर हाई करेगा, कम इमोशनली स्टेबल है या फिर इमोशनली अनस्टेबल है, जिसे हम न्यूरोटिसिज्म के कंसेप्ट में डालेंगे, तो वो इसकी दूसरी डायमेंशन थी। और थर्ड डायमेंशन जो कि बाद में आई, जिसका नाम है साइकोटिसिज्म। अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप इग्नोर कीजिए। यह है साइकोटिसिज्म, यानी कि लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, टफ माइंडेड एंड डिफाइज सोशल कन्वेंशंस। कहने का मतलब ये है, कोई अगर साइकोटिसिज्म पे हाई स्कोर करेगा तो दूसरों के प्रति उसके अंदर फीलिंग बहुत कम होगी, टफ माइंडेड बहुत ज़्यादा होगा और सोशल कन्वेंशन जो है, सोशल रूल्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करेगा, उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर साइकोटिसिज्म लो होगा तो ऑब्वियसली लोगों के साथ मिलने-जुलने वाला व्यक्ति वो रहेगा। ये है ईपीक्यू। फिर थर्ड है हमारे सामने 16 पीएफ, व्हिच वाज़ डेवलप्ड बाय रेमंड कैटल। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर इसका फुल फॉर्म है। और इसके अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं वो एबीसी इस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेटमेंट है, एट अ पार्टी आई वुड यूजुअली रादर ऑप्शन ए टॉक टू फ्यू पीपल इन डेप्थ, बी अनडिसाइडेड, सी मिंगल विद मैनी पीपल इजीली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं 16 पीएफ में। अब हम इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि भाई सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी के जो टेस्ट होते हैं उसके यूजेस क्या हैं। तो पहली बात तो ये है कि भाई हम इसे करियर और ऑक्यूपेशनल गाइडेंस में यूज करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को, रेडर्स को हम करियर पाथ में हेल्प कर पाएं, कि ताकि उनके जो इंटरेस्ट हैं और जॉब के जो वर्क एनवायरनमेंट होता है हम उसमें एक सूटेबिलिटी बना पाएं।
दूसरा है असेसिंग स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब किसी के अगर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम आइडेंटिफाई करना है उसके लिए भी हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स को यूज करते हैं, जैसे कि ऑथोरिटेरियनिज्म, लोकस ऑफ कंट्रोल, ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस, ऐसे ही अलग अलग किसी के पर्सनैलिटी ट्रेट्स। लेकिन इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि जो सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है, अगेन देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सो जस्ट इग्नोर इट। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस या बायसेस हैं असेसमेंट में। सबसे पहला सोशल डिजायरेबिलिटी, मतलब ये कि अगर हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर के लिए क्वेश्चनर लोगों को देते हैं तो हो सकता है कि वो सोशल डिजायरेबिलिटी, यानी कि समाज में जो अच्छा स्कोर हो उसको रिस्पॉन्स होना चाहिए, लोग वैसा डालने की कोशिश करेंगे जिससे कि सही रिस्पॉन्स नहीं आएगा। दूसरा आएगा एक्विशंस। एक्विशंस का मतलब है कि सभी क्वेश्चंस का आंसर यस नो बिना जाने ही दे दिया जाए। तो टेंडेंसी टू एग्री विद आइटम्स ऑफ कंटेंट लीडिंग टू अनरिलायबल रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ काफी सारी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सो जस्ट इग्नोर देम। तो कहने का मतलब ये है कि बिना सेंटेंस पढ़े ढंग से और अपना जवाब दे देना यस में, वो एक्वेशंस कहलाता है, उससे भी हमारा रिजल्ट जो है खराब होता है। फिर है हेजिटेंट टू ओपन, मतलब कई बार क्या होता है लोगों को बड़ा फियर या हेजिटेशन होती है कि यार कहीं कोई मेरे बारे में गलत तो ना सोच ले, या मेरे बारे में कोई जजिंग तो नहीं करेगा, तो लोग वहां पे सही जवाब नहीं देते हैं, जिससे कि एक सही रिस्पॉन्स हमारा नहीं मिल पाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात आती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। देखिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट अनलॉक्स द हिडन माइंड। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें इनडायरेक्ट हमें स्टिमुलस मिलता है, जिससे कि हमें पता नहीं होता कि हम इसमें क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो एनालिसिस में पता लगता है। अब ऐसा होता क्यों है, सबसे पहली बात तो ये है कि सेल्फ रिपोर्ट्स कांट रीच दिस प्रोजेक्टिव मेथड्स बाईपास अनकॉन्शियस बायस। कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्टिव मेथड्स में होता ये कि हम अनकॉन्शियसली जवाब दे रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि उसका रिस्पॉन्स जो हम दे रहे हैं उसका एक्चुअल रिस्पॉन्स है क्या और उसका मतलब क्या होगा। दूसरी बात ये कि इसके अंदर अनकॉन्शियस मोटिव्स के साथ साथ हम वर्ड्स एंड स्टोरीज को डालते हैं, जिससे कि जो हमारे मोटिव्स हैं, हमारे डिजायर्स हैं, वो निकल करके बाहर सामने आए। फिर अगर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करें तो इसकी क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये काम कैसे करते हैं। पहला, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई होते हैं, यानी कि एम्बिगुअस और पुअरली डिफाइंड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि इंक वर्क्स। अभी हम आगे जाकर इस बारे में बात करेंगे। ब्लर्ड पर्पस, कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट इज अनअवेयर ऑफ द असेसमेंट्स ट्रू गोल। तो पर्पस हमें नहीं पता होता कि इसका पर्पस क्या, हमें हमारे सामने बस एक स्टिमुलाई होता है और हमें उस पर रिस्पॉन्ड करना होता है। फिर नो राइट रॉन्ग आंसर, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, आपके हिसाब से जो सही है आप बस वो रिस्पॉन्ड कीजिए, बाकी रिस्पॉन्स का ये रिजल्ट क्या आएगा वो किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं होती है। फिर इट रिवील्स पर्सनैलिटी, कहीं ना कहीं देखा गया कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो पर्सनैलिटी का रिजल्ट आता है वो एक तरीके से रियल जो रिजल्ट्स होते हैं उनको निकाल करके लाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन, हाँ इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, लेंदी और सब्जेक्टिव हो सकती है और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर बात आती है अगली प्रोजेक्टिव टेस्ट की। तो इसमें सबसे पहला है रॉडशॉ इंकब्लोड टेस्ट। रॉडशॉ की स्पेलिंग गलत है, मैं बता रहा हूँ इसको, आप रॉडशॉ की ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ठीक तो प्रोजेक्टिव टेस्ट रॉडशॉ इंकब्लोड टेस्ट, इट अनलॉक्स द अनकॉन्शियस थ्रू एम्बिगुअस शेप्स। देखिए इस टाइप की फोटोज होती हैं रॉडशॉ में, आप ये देख लीजिए। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो स्टिमुलाई हैं 10 इंकब्लोड टेस्ट होते हैं, जिसमें 5 होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, 2 होते हैं रेड एंड ब्लैक की, और 3 होते हैं पेस्टल कलर्स। इन कार्ड्स को बनाया था हरमन रोडशॉ ने। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना है, हरमन रोडशॉ। ठीक, अच्छा जी अब आगे चलते हैं। हरमन रोडशॉ के बारे में पता लग गया। इस टेस्ट के 2 फेज होते हैं, पहला परफॉर्मेंस और दूसरा इंक्वायरी। परफॉर्मेंस में होता ये है कि जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो पर्सन जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं, वो डिस्क्राइब करता है कि वो इसने फोटो में क्या देखा है। जैसे मान लीजिए ये फोटो है, इस फोटो में उसे क्या दिखाई दिया। मान लीजिए वो बोल सकता है कि एक मास्क दिखाई दे रहा है, या फिर जो भी चीज है उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा, तो वो पहले अपने रिस्पॉन्स देगा, परफॉर्म करेगा फेज 1 में। फेज 2 में हमें क्या करना है, उससे इंक्वायरी करनी है कि अगर आपने बताया कि भाई इसके अंदर आपको एक सर्टेन चीज दिखी, मुखौटा दिखा है, मास्क दिखा, तो आपको ऐसा मास्क कहाँ दिखाई दिया, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो है। तो एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन होती है, उसके बाद में जाकर के एक रिस्पॉन्स हमें इसका निकालना पड़ता है। ठीक, तो ऐसे काम करता है रॉडशॉ इंक्लूड टेस्ट व्हिच वाज डिवाइस्ड बाय रॉडशॉ और द हरमन रॉडशॉ। फिर बात आती है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, जिसे हम TAT भी बोलते हैं। थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट में जो हमें स्टिमुलाई मिलता है
वो एक फोटो के रूप में होता है। इस टाइप की फोटोज होती हैं, ठीक है। इस टाइप की फोटो होगी, इस फोटो का आपको एक पास्ट बताना होगा, फिर बताना होगा कि अभी इस फोटो में क्या चल रहा है और इसका बाद में आउटकम क्या निकलेगा। तो एक स्टोरी यहाँ पे आपको बनानी पड़ती है। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहला स्टिमुलाई, 30 कार्ड्स होंगे प्लस वन एक ब्लैंक कार्ड होगा, वहां पर स्टोरी खुद से बनानी पड़ती है। एडल्ट कार्ड्स होते हैं, चिल्ड्रन कार्ड्स होते हैं। और इस टेस्ट को बनाया था मॉर्गन एंड मरे ने, ठीक है। इसमें एक टास्क होता है स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग नहीं, एक्चुअली आपको स्टोरी लिखनी होती है कि भाई एक स्टोरी में आपने अभी तक क्या देखा, इसमें क्या हो रहा होगा, अभी क्या चल रहा है और इसका फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। फिर ये तो हमने बता दिया कि इसको ओरिजिनली मॉर्गन एंड मरे ने बनाया था, लेकिन इसका जो इंडियन एडेप्टेशन था इट वाज मॉडिफाइड बाय उमा चौधरी, ठीक है। उमा चौधरी का नाम आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए। तो एक हो गया हरमन रोड शो का रोशनग्लो टेस्ट और दूसरा है टीएटी यानी थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं कि प्रोजेक्टिव टेस्ट में एक चीज और है जिसका नाम है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में हमारे सामने कुछ आधे अधूरे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है, जैसे कि माई फादर, तो माई फादर के बाद आपको कंप्लीट करना है माई ग्रेटेस्ट फियर इज व्हाट, माई ग्रेटेस्ट फियर इज, और द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज आई एम प्राउड ऑफ। तो इस टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पर होते हैं। हाउ डज इट वर्क, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आर प्रोवाइडेड, सब्जेक्ट कंप्लीट्स ईच सेंटेंस। तो जो व्यक्ति होगा जिसका हम टेस्ट दे रहे हैं उसे अपने सेंटेंसेस को फुलफिल करना होगा, पूरा बताना होगा। एंड एंडिंग्स रिफ्लेक्ट एटीट्यूड्स मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, देन इट रिवील्स अंडरलाइंग अनकॉन्शियस मोटिव्स। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट काम करता है। फिर जब हम प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक और प्रोजेक्टिव टेस्ट आता है, इसका नाम है DAPT यानी ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ड्रॉ पर्सन टेस्ट में क्या होता है कि हमें एक टास्क मिलता है ड्रॉ करने का, जिसमें हमें मेल या फीमेल कुछ भी ड्रॉ करना हो सकता है। कई बार अलग अलग टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ पर्सन ऑफ द अपोजिट जेंडर, तो यहाँ पे आपको एक अपोजिट जेंडर के पर्सन को ड्रॉ करना होगा। फिर उसके बारे में एक स्टोरी बनानी होगी कि भाई इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये व्यक्ति कौन है, इसका बिहेवियर कैसा होगा। फिर उसके बाद में अनकॉन्शियस मोटिव्स, इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सबको फाइंड आउट किया जाता है एंड दैट इज हाउ द DAPT वर्क्स। ड्रॉ पर्सन टेस्ट में हम किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे बताएंगे। जैसे सबसे पहला है मिसिंग फेस। कई बार इंटरप्रिटेशन में ये देखा जाता है कि भाई फेस पे कितनी काम किया गया है और क्या नेक और शोल्डर टाइप्स की चीजें बनाई गई हैं, या फिर कहीं ऐसे तो नहीं है कि हेड वाला जो पार्ट हो बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया गया हो। तो इन सभी के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं। आगे बात आती है बिहेवियरल एनालिसिस की। अब अगला जो पार्ट है वो है बिहेवियरल एनालिसिस, मतलब कि जैसा बिहेवियर हमें दिखाई देता है किसी का उसको कैसे हम एनालाइज करते हैं। इसमें एक है हमारा ऑब्जर्वेशन, मेथड्स फॉर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और इसके डेटा सोर्सेज हो सकते हैं इंटरव्यू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट, ठीक। तो इंटरव्यू मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पर्सन के साथ हमारी कन्वर्सेशन कैसी रही है, उस कन्वर्सेशन के बेसिस पर पर्सनैलिटी के इनसाइट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। हाउ इट वर्क्स, टॉकिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस, सीक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, गोज बियॉन्ड सरफेस लेवल रिप्लाईज। एंड टाइप ऑफ इंटरव्यूज कैसे हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड होंगे तो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होंगे स्पेसिफिक गोल्स के लिए, अनस्ट्रक्चर्ड होगा तो ओपन एंडेड कन्वर्सेशन हो सकती है, और इसमें हो सकता है कि इल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हो, मतलब क्वेश्चंस बीच में भी डेवलप हो सकते हैं। तो इस टाइप के हमारे ये दो टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड इल स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड। फिर आगे हमारे आते हैं बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में, पर्सनालिटी असेसमेंट में एक और चीज कि भाई इसमें रिक्वायर्ड क्या है, इसमें रिक्वायर्ड है ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स, मतलब कि जो ये फाइंड आउट कर पाए कि भाई किसी बिहेवियर को किस सिचुएशन में कैसे एनालाइज करना और दूसरी सिचुएशन में कैसे एनालाइज करना। फिर ऑब्जर्वर मैच्योरिटी, ऑब्जर्वर की मैच्योरिटी भी बहुत जरूरी है यहाँ पे, टू प्रिवेंट द पर्सनल बायसेस और द बायसेस फ्रॉम ऑल्टरिंग असेसमेंट। इसके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, पहली बात टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा पर्सनल बायस आ सकते हैं, तीसरा ऑब्जर्वर इफेक्ट आ सकता है, मतलब कि अगर मुझे कोई देख रहा है तो मैं अपना बिहेवियर वैसा नहीं करूंगा जैसा नेचुरली मैं करता हूँ, ये होता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये इसके लिमिटेशंस हैं। बिहेवियरल रेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर्सनैलिटी असेसमेंट कैसे होती है, हम किसी के बिहेवियर को रेट करते हैं कि भी मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि भाई ये व्यक्ति गुस्सा कितनी बार करता है, तो मैंने उसके बिहेवियर को रेट कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने उसको गुस्सा करते हुए सिर्फ मैंने देखा हो और किसी ने ना देखा हो,
तो बाकी लोग मेरे से कम स्कोर भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें इसके अंदर केयरफुली अपने बिहेवियर को बताना पड़ता है और ट्रेड्स को क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। अगर यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं किया होगा तो हमारा जो जवाब होगा वो बहुत ही एम्बिगुअस और वेग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरल रेटिंग की। बिहेवियरल रेटिंग की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है सिंगल ट्रेड कलर्स ऑल जजमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है लेकिन हमने उसे किसी एक सिचुएशन में गुस्सा करते हुए देख लिया तो हम ये मान लेंगे कि ये तो भाई बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है। इसे बोलते हैं हेलो इफेक्ट। एक होती है मिडिल कैटेगरी बायस। मिडिल कैटेगरी बायस मतलब कि हम एक्सट्रीम छोड़ देते हैं। मतलब किसी इंसान की बहुत अच्छा बिहेवियर कैसा है वो भी नहीं देखेंगे, उसके अंदर बहुत खराब किया वो भी नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ ये हर जगह ना नॉर्मल ही है, एवरेज बिहेवियर देखता है, और हम उसी को कहते हैं मिडिल कैटेगरी बायस। फिर आता है एक्सट्रीम रिस्पॉन्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज को ही बताएं, मतलब कि भाई ये तो बहुत अच्छा अच्छा बिहेवियर ही करता है या फिर ये तो बहुत खराब खराब बिहेवियर ही करता है। तो ये 3 टाइप के इसमें लिमिटेशंस हैं अगर हम बिहेवियर रेटिंग की बात करें तो। बिहेवियर एनालिसिस में नॉमिनेशंस भी एक मेथड है। नॉमिनेशन मतलब कि इट इज पीयर बेस्ड पर्सनैलिटी असेसमेंट। यानी कि यहाँ पर एक टास्क होता है चूज एंड एक्सप्लेन। मतलब कि मान लो कि मुझे एक टास्क दिया गया कि भाई मुझे एक काम करना है और मुझे बोला जाए कि आपके ग्रुप में 5 लोग हैं तो आप किसे बुलाना चाहोगे। तो मैं जिसका भी नाम जितनी बार लूंगा तो उसकी नॉमिनेशन बनेगी कि भाई इसको कितने लोगों ने बुलाया है इस काम के लिए। तो उससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये पता लगता है कि भाई प्रेफरेंसेस कैसी होंगी उस व्यक्ति की काम करने के लिए, कि वो किस टाइप के काम में रहता है, उसके सोशल डायनेमिक्स कैसे होंगे और कैसे स्ट्रेंथ और स्किल्स को उसको परसीव करता है वो, या फिर उसके स्ट्रेंथ या स्किल्स को दूसरे लोग कैसे परसीव करते हैं। फिर इन्हीं के बेसिस पर एक ग्रुप इंटरेक्शन बनता है और फिर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उस व्यक्ति का पीयर यानी कि आसपास के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बेसिस पर हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। लास्ट में आता है बिहेवियर एनालिसिस सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ पे सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि हमें एक टास्क दिया होता है स्ट्रेसफुल और अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट में, फिर हम उसमें ये एक्ट करके बताएंगे या फिर उसमें लिख करके बताएंगे कि भाई कैसे हम नॉन कोऑपरेटिव या नॉन सपोर्टिव ग्रुप को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और फिर ऐसे में क्या हमारा ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट रहता है, वहां पे हमारा बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड दैट इज हाउ द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी वर्क्स। तो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था क्लास 12th साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। यदि आपका कोई कंसेप्ट यहाँ पर रह गया हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से जरूर लिख करके बताएं ताकि हम उसे टाइमली रिस्पॉन्ड कर पाए। और यदि आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास 12th में साइकोलॉजी पढ़ रहा है और इस बार सीईटी देने वाला है या फिर वो बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल पाए। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी कंसर्न या सजेशन हो आप उसे जरूर लिखकर हमें भेजिए। थैंक यू।